तो इस कॉमिक की शुरुआत होती है बहुत सारे डीमंस को दिखाते हुए, जिसके बारे में बोला जाता है कि डीमंस को इस दुनिया में आए 20 साल हो गया है और वे लोग बहुत क्रूर होते हैं और अनगिनत आपदाओं के कारण भी है वो लोग, और बड़ी संख्या में ह्यूमंस डीमंस का भोजन बन गए हैं। और कुछ ह्यूमंस जीवित रहने के लिए म्यूटेटेड बॉडीज और अवेकेंड पावर्स वाले ह्यूमंस ने डीमंस के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, और आजकल लड़ाई शिकार और डीमंस को मारने का पेशा बन गया है। और जो लोग ये सब करते हैं उन्हें शिकारी के रूप में जाना जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक एकेडमी को दिखाते हुए, जिसका नाम होता है डाज या डोंगजू हंटर एकेडमी। और हमें उस एकेडमी के बारे में बताया जाता है कि अधिक मनुष्यों को डीमन से लड़ने की अनुमति देने के लिए और शिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग जगह पर एकेडमियां स्थापित की गई है। और फिर उस एकेडमी के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है कि यहाँ जिनके पास पावर्स है उनका हाई स्टेटस के साथ स्वागत किया जाता है। लेकिन मैं फेंग चेंग, मुझमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं थी और मैं एकेडमी में 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी कोई भी पावर्स जागरूक नहीं हुआ है और मुझे इस एकेडमी में सबसे कमजोर कहा जाता है। और फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसको कुछ बच्चे चेन से बांध कर रखे हुए होते हैं और वो अपना मन में सोच रहा होता है, धत तेरी कि मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि यह लगभग ग्रेजुएशन की पढ़ाई है और मुझे अभी भी धमकाया जा रहा था। और फिर जिन बच्चों ने फेंग को बांध कर रखा हुआ होता उसमें से एक पीले बालों वाला लड़का बेसबॉल बैट से फेंग के फेस पर कस कर मार देता है और बोलता है, फेंग चेंग एक सख्त आदमी है। इसे आधे घंटे तक पीटे जाने के बाद भी वह अभी तक जग रहा है। और फिर वह पीले बालों वाला लड़का अपना बेसबॉल बैट के साथ एक स्माइल करते हुए बोलता है, इस एकेडमी का नियम है कि यदि तुम शिकारी नहीं बनते तो ग्रेजुएट नहीं हो सकते। और इस आदमी ने अभी तक अपनी पावर्स जागरूक नहीं की है, इसीलिए वह शिकारी नहीं बन सकता। उसे यह ईयर फिर से दोहराना होगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर फेंग उस पीले बालों लड़के से बोलता है, चैन तियानियो, ऐसा मत सोचो कि तुम महान हो क्योंकि तुमने अपनी पावर्स को जागरूक कर लिया है। और फिर यह सुनकर वो पीले बालों लड़का पूरा गुस्सा हो जाता है फेंग के ऊपर और वह अपने बेसबॉल बैट को पीछे करते हुए फेंग को मारने के लिए रेडी होते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो फेंग, यदि तुम्हारे पास पावर है तो तुम महान हो और तुम जैसे बिना पावर्स वाले कमजोर लोग रौंदे जाने के लायक हो। और फिर वह जैसे ही फेंग के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी एक जोरदार आंधी आता है और उन तीनों को हवा में उड़ाकर नीचे पटक देता है। और फिर हमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास हवा को कंट्रोल करने का पावर होता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उन तीनों लड़कों को उसी लड़की ने अपनी पावर की मदद से हवा में उछाला था। और वह उन तीनों से बोलती है, क्या अपने क्लासमेट को धमकाना फन है? तुम लोग बहुत बोरिंग हो। फिर फेंग हैरानी से उस खूबसूरत लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है, यह तो लिन लोंग युई है, हमारे क्लास की प्रेसिडेंट है और पूरे एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, और वह मेरे बचपन की दोस्त है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ। और फिर वह पीले बालों लड़का बोलता है, लिन लोंग युई, इस बेवकूफ लड़के की मदद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर लिन उन तीनों की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है, भाग जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। फिर वह तीनों लड़के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो पीले बालों वाला लड़का भागते हुए पीछे मुड़कर फेंग को देखते हुए सोचता है, फेंग चेंग, आज तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें लिन ने बचा लिया। फिर लिन अपनी पावर्स की मदद से उस चेन को तोड़ देती है जो फेंग के हाथों पर बंधा हुआ होता है। फिर फेंग बोलता है, थैंक यू लिन लोंग कि तुमने सही समय पर आकर मेरी मदद की। फिर लिन बोलती है, ग्रेजुएशन की परीक्षा 1 महीने में है, फिर भी तुमने अभी तक कोई भी पावर जागरूक नहीं की है। क्या तुम इस ग्रेजुएशन की परीक्षा को फिर से दोहराने जा रहे हो? फिर फेंग बोलता है, इसे दोहराना असंभव है, मेरी हालत इसको दोहराने की कतई इजाजत नहीं देती। फिर फेंग वहां से जाते हुए सोचता है, 5 साल पहले उसके मॉम डैड एक डीमंस के हमले में मर गए और तब से मेरी बहन ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली है और मेरी ट्यूशन फीस का प्रबंध करने के लिए वह काम करती है और पाई पाई का हिसाब लगाकर गुजारा करती है और अब उससे इसके लिए पे करना इम्पॉसिबल है। फिर फेंग लिन से बोलता है, अगर यदि मैं एक शिकारी के रूप में अपनी पावर्स को जागरूक नहीं करता हूँ तो मैं इस एकेडमी को छोड़ दूंगा। फिर लिन फेंग को एक पंच मारते हुए बोलती है, ऐसा मत कहो, हिम्मत मत हारो, ग्रेजुएशन की परीक्षा होने में अभी भी 1 महीना बाकी है और जरूर तुम अपनी पावर्स को जागरूक करने में सक्षम होगे। और यदि तुम ग्रेजुएशन हंटर की परीक्षा से पहले अपने हंटर की पावर को जागरूक नहीं करते हो तब तुम अपने सारे जीवन के लिए एक लूजर, हारे हुए व्यक्ति होगे। और यह बोलकर लिन वहां से चली जाती है। फिर फेंग लिन को जाते हुए देखकर अपना मन में सोचता है, लिन लोंग यू अभी भी उतनी ही ब्लंट है जितना वो एक बच्ची थी,
ब्लंट का मतलब होता है मुंहफट, जो आदमी डायरेक्ट मुंह पर ही बोल देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फैंग पूरा मोटिवेट होते हुए सोचता है क्योंकि वापसी का कोई रास्ता नहीं है तो मैं अब अंत तक लड़ूंगा। और फिर वह दौड़ते हुए घर की तरफ जाते हुए सोचता है मैं घर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता हूं। भले ही मैं एकेडमी में सबसे कमजोर हूं, फिर भी मैं अपनी पावर्स को क्यों नहीं जागरूक कर सकता हूं। फिर वह पूरा गुस्सा होते हुए अपने आप से बोलता है मैं लिन की तरह एक इलाइट व्यक्ति बनना चाहता हूँ, तो मैं अपनी ट्रेनिंग को डबल करूंगा और अगर मुझे अपनी शरीर की क्षमता का एहसास हो जाए तो मैं अपनी पावर्स को जागरूक करने में सक्षम हो जाऊंगा। फिर फैंग देखता है कि कुछ लोग उसके तरफ पीछे देखते हुए भागते हुए आ रहे थे और वह सभी लोग चिल्लाते हुए बोल रहे थे जल्दी भागो यहाँ से, डीमंस आ रहे हैं। फिर फैंग एक लड़की को देखता है जो हेल्प के लिए आवाज लगा रही होती है क्योंकि एक बहुत बड़ा सा डीमन उस लड़की का पीछा कर रहा होता है। तो उसे देखकर फैंग घबराते हुए बोलता वह डीमन तो इस सिटी का मोस्ट वांटेड डी क्लास डीमन ब्लेड है। और वह डीमन जैसे ही उस लड़की को मारने वाला होता है तभी फैंग उसे अपनी गोदी में उठाकर वहां से हट जाता है और वह डीमन उसे नहीं मार पाता है। फिर फैंग अपने आप से बोलता मैं अवश्य ही पागल हूँ, मैं किसी को बचाने की कोशिश करने से खुद को नहीं रोक सका। और इतना बोलते ही तभी वो डीमन फैंग के शरीर पर अपने नोकीले ब्लेड वाले हाथ को आर पार कर देता है और फैंग दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगता है। फिर वह लड़की बोलती है बड़े भाई क्या हुआ आपको, आप ठीक हो। फिर फैंग उसे चिल्लाते हुए बोलता है तुम मेरी चिंता मत करो, तुम भागो यहाँ से। फिर वह लड़की रोते हुए बोलती है मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी को बुलाती हूँ। और फिर वह डीमन फैंग को हवा में उठा लेता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है और फैंग एक दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसका मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है और वह दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि एक साधारण सा इंसान हीरो हो सकता है। और फिर वो डीमन फैंग का हालत देखकर हंसने लगता है। फिर फैंग गुस्से से बोलता है बास्टर्ड, यह डीमन हंस रहा है मेरे ऊपर, बट मुझे इस बात का डर है कि मैं उस डीमन की आंखों में उसका भोजन हूँ। और वह डीमन फैंग के तरफ उड़ते हुए आने लगता है तो फैंग बोलता है मुझे वापस लड़ने के लिए मौका मिलना चाहिए। और इतना बोलते ही तभी वो डीमन फैंग के छाती पर पैर रख देता है। तो फैंग सोचता है क्या यही पावर्स का डिफरेंस है। मैं बहुत दुखी महसूस करता हूँ, इस तरह मरना शर्म की बात होगी कि मैं अभी तक शिकारी नहीं बन सका हूँ और मैं लिन लोंग यू जितना मजबूत नहीं हुआ हूँ और मैंने अभी तक अपनी बहन को बेहतर जीवन नहीं दिया हूँ। फिर फैंग अचानक से कुछ सोचता है और बोलता है मैं जीना चाहता हूँ और मैं उस डीमन ब्लेड को मारना चाहता हूँ। फिर वह फैंग गुस्से से पूरा लाल हो जाता और बार बार बोलता है मुझे उसे मारना है, मुझे उसे मारना है। फिर फैंग को अपने शरीर के अंदर से एक आवाज सुनाई देता है जो उससे बोल रहा होता है मरने से पहले तुम्हारे मन में मारने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई है, तुमने डीमन स्लेयर के साथ जुड़ने की छिपी हुई कंडीशन को जन्म दिया है और तुम्हारा जीवन खत्म होने वाला है, क्या तुम डीमन स्लेयर के साथ जुड़ना चाहते हो। फिर अपना हीरो फैंग हैरानी से बोलता है मैं कहाँ हूँ और कौन बात कर रहा है, एक डीमन स्लेयर के साथ जुड़ने का क्या मतलब है। और फिर फैंग नोटिस करता है कि एक अननोन हाथ आकर उसका हाथ और पैर को पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे बहुत सारे हाथ आकर फैंग को पकड़ लेते हैं और फैंग डर के मारे पूरा चीखने लगता है। फिर वह सोचता है यह जगह कहाँ पर है, क्या यह परलोक है। और फिर से फैंग को वही आवाज सुनाई देता है जो बोल रहा होता है डेंजर वार्निंग, तुम्हारे जीवन के 10 सेकंड बचे हैं, क्या तुम डीमन स्लेयर के साथ जुड़ना चाहते हो। फिर फैंग बोलता है क्या मेरे पास अब भी कोई चॉइस है। और फिर वह सारे हाथ धीरे धीरे करके फैंग के गर्दन और शरीर को कसने लगते और फैंग दर्द के मारे पूरा चीख रहा होता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो सारे हाथ जो होते हैं वो डेथ हैंड होते हैं। फिर फैंग सोचता है केवल एक ही मौका है और फिर फैंग डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होने के लिए वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उस डीमन स्लेयर के तरफ। और वह जैसे ही उस हाथ को टच करता है तो एक बहुत ही जोरदार वाइब्रेशन होता है और जितने भी डेथ हैंड फैंग को पकड़े हुए होते हैं वो सभी फेंका जाते हैं। और फिर फैंग को एक आवाज सुनाई देता है जो बोल रहा होता है मर्ज सक्सेसफुल, तुमने डीमन स्लेयर के पावर्स गेन कर लिए हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है उस डीमन ब्लेड को दिखाते हुए जो फैंग के छाती पर पैर रखा हुआ होता है और उसके मरने का इंतजार कर रहा होता है। और फिर तभी फैंग को दिखाया जाता है जो एक रेड कलर का डीमन स्लेयर बन चुका था और वह डीमन ब्लेड को एक झटके से कुछ दूर पीछे फेंक देता है और फिर वह खड़ा हो जाता है। फिर डीमन स्लेयर के आइज को दिखाया जाता है और उसके हाथ और पैर को। और फिर फैंग के अंदर से आवाज आता है डीमन स्लेयर फॉर्म एक्टिवेटेड हो गया है। फिर फैंग अपने हाथ पैर और शरीर को देखता है और बोलता है देखो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक डीमन बन गया हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग खुल गया हो और मैं कभी भी बेहोश हो जाऊंगा।
और फिर दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि वो डीमन ब्लेड उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ते हुए आ रहा होता है। तभी फैंग के शरीर के अंदर से वही आवाज आता है जो बोल रहा होता है, किल द एनिमी, किल द एनिमी। और फिर वो डीमन ब्लेड जैसे ही डीमन स्लेयर के ऊपर हमला करने वाला होता है तो डीमन स्लेयर वहां से हट जाता है और उसके हमले से बच जाता है। और तभी वो डीमन स्लेयर उस डीमन ब्लेड को एक जोरदार पंच मारता है और वह बहुत ही तेजी से पीछे की ओर फेंका जाता है। और फिर वह डीमन स्लेयर हवा की तेजी से आकर उस डीमन ब्लेड का गर्दन पकड़ लेता है और उसे जमीन पर घसीटते हुए उसे एक दीवार पर मार देता है। और फिर वह डीमन ब्लेड कस कर चिल्लाता है और डीमन स्लेयर के ऊपर अपने ब्लेड से हमला कर देता है, पर डीमन स्लेयर उसके हमले को देख लेता है और नीचे झुककर बच जाता है। और फिर डीमन स्लेयर उस डीमन ब्लेड का हाथ को पकड़कर अपने मुक्के को बांधते हुए बोलता है, बहुत धीमा, तुम बहुत धीमे हो। और यह बोलकर डीमन स्लेयर उस डीमन के सर पर एक जोरदार मुक्का मारता है और वह डीमन ब्लेड उड़ते हुए जाकर एक बिल्डिंग के दीवार से टकरा जाता है। और फिर दो आदमियों को दिखाया जाता है जो डीमन स्लेयर को देख लेता है और एक आदमी बोलता है, देखो मैं सही था, एक डीमन दूसरे डीमन को मार रहा है। और दूसरा आदमी चौंकते हुए बोलता है, अनबिलीवेबल। फिर वह दोनों आदमी डरते हुए बोलते हैं, अरे उसने तो हमें देख लिया है। फिर वो फैंग जो डीमन स्लेयर बना हुआ होता है वो अपने सर को पकड़कर बोलता है, मेरे सिर से फिर से वही आवाज आ रहा है जो बोल रहा होता है, उन ह्यूमंस को मार डालो जिन्होंने तुम्हें देख लिया है। फिर फैंग उन ह्यूमंस को बोलता है, तुम दोनों यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। और वो दोनों आदमी में से एक आदमी भागते हुए बोलता है, जल्दी भागो यहाँ से। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मेरे लिए भी रुको। और फिर उस डीमन ब्लेड को दिखाया जाता है जो फैंग के पीछे जग गया होता है और वह फैंग को मारने के लिए खड़ा हो रहा होता है, बट फैंग को पता नहीं चलता है और वह अपने मन में सोच रहा होता है, डीमन स्लेयर के साथ मर्ज के बाद भी मैं अपनी ह्यूमैनिटी को बनाए रखूंगा। और फिर अचानक से वो डीमन ब्लेड फैंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फिर एक बार फैंग उसके हमले से बच जाता है और फिर वो एक जोरदार मुक्का घुमाकर उस डीमन ब्लेड के पेट पर मारता है तो उसका हाथ उस डीमन ब्लेड के पेट से आर पार हो जाता है और वह डीमन ब्लेड वहीं पर मर जाता है। और फिर फैंग के बॉडी के अंदर से वही आवाज सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, तुमने डीमन ब्लेड को मार डाला और तुमने ओपोनेंट के सारे एबिलिटी को लूट लिया, हैंड स्वॉर्ड। और जब तुम किसी एनिमी को मारते हो तो तुम उसके फाइटिंग पावर्स भी लूट लेते हो। फिर फैंग बोलता है, क्या डीमन स्लेयर का मतलब हत्या और लूटपाट करके मजबूत बनना होता है? और मैं अपनी क्षमताओं को जगाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं डीमन स्लेयर के साथ जुड़ गया तो मैंने दुश्मनों को मारकर अपनी पहली क्षमता को अनलॉक कर दिया। और यह बोलने के बाद फैंग डीमन स्लेयर से अपने असली रूप में आ जाता है और वह अपने आप से बोलता है, ऐसा लगता है जैसे जब मैं लड़ने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ तो मैं मानव रूप में वापस लौट आऊंगा। और इस लड़ाई का शोर बहुत तेज था तो कुछ शिकारी इसे निश्चित रूप से सुनेंगे और यदि उन्हें डीमन स्लेयर का रहस्य पता चल गया तो मुझे रिसर्च के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता। फिर एक सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सुबर्ग ऑफ डोंग जाहो सिटी। और फिर उस सिटी के एक मोहल्ले को दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग का घर होता है और वह अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और बोलता है, सिस्टर मैं घर वापस आ गया हूँ। फिर फैंग की सिस्टर उसे देखते हुए बोलती है, फैंग चेंग तुम्हें इतना समय क्यों लगा घर आने में? मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। और तुम्हें यह चोट कैसे लगी? फिर फैंग हंसते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। रोड पर एक डीमन ने मुझ पर हमला कर दिया था लेकिन सौभाग्य से मैं भागने में सफल रहा, पर मेरे कपड़े फट गए हैं। फिर फैंग सोचता है, लकीली डीमन स्लेयर के साथ जुड़ने के बाद मेरे चोट अपने आप ठीक हो गए हैं। फिर फैंग की सिस्टर रोते हुए बोलती है, सचमुच फैंग तुम्हें सावधान रहना होगा और यह मत भूलना मॉम और डैड को काम से घर जाते समय डीमन ने मार डाला था। फिर फैंग सैड होते हुए बोलता है, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो बहन। फिर फैंग की सिस्टर अपने आंसू को पोंछते हुए बोलती है, चलो उन सैड बातों के बारे में बात ना करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार कर देती हूँ। फिर वो अपने सिस्टर को थैंक यू बोलकर नहाने के लिए चला जाता है और जब वो नहाकर बाहर आता है तो वो देखता है कि टेबल पर उसका फेवरेट खाना रखा हुआ होता है और वो डिनर को देखकर पूरा खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक यू सिस्टर, तुमने मेरा फेवरेट डिनर चिकन नूडल्स बनाया है। फिर उसकी बहन बोलती है, चलो अब जल्दी खा भी लो इसे। फिर फैंग अपनी सिस्टर से पूछता है, तुमने रात के डिनर में क्या खाया? और वह बोलती है, मैंने उस कॉन्वेंस स्टोर में कुछ खा लिया है जहाँ पर मैं काम करती हूँ। फिर फैंग गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम हमेशा से ऐसे ही हो, मेरे लिए महंगा खाना छोड़ना और अपने बारे में ना सोचना। क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती हो? और मैं यह नहीं चाहता हूँ कि तुम भूखी रहो। फिर फैंग की सिस्टर रोते हुए बोलती है, तुम मेरे सगे भाई हो, मेरे एकमात्र परिवार है
और तुम इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हो जिसकी मुझे परवाह है। फिर फैंग बोलता है, सिस्टर तुम चिंता मत करो, मैं अब पैसा कमाऊंगा और मैं यह घर बदल दूंगा और तुम्हें बेहतर जीवन दूंगा। फिर उसकी बहन स्माइल करते हुए बोलती है, तुम यह कर सकते हो फैंग चेंग, मुझे तुम पर विश्वास है। फिर फैंग भी स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मेरी सिस्टर। फिर उसकी सिस्टर बोलती है, तुम खाना जारी रखो, मैं अपना काम निपटा लूंगी। और यह बोलकर वो अपना काम करने लगती है और काम करते हुए सोचती है, फैंग चेंग पहले से अधिक मैच्योर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे वह सचमुच बड़ा हो गया है और मुझे आशा है कि वह ग्रेजुएट हो सकता है और एक योग्य शिकारी बन सकता है। फिर फैंग को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल को देखते हुए सोचता है, कल वीकेंड है और समय का लाभ उठाते हुए मैं पैसे कमाने के लिए डीमंस का शिकार करने जा रहा हूँ और मैं हंटर यूनियन के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर में लॉग इन करूंगा और आप यहाँ अलग अलग तरह के डीमंस की वांटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और फिर फैंग हंटर्स के ऑफिशियल साइट में लॉग इन कर लेता है और उसे एक ई क्लास डीमन ऑक्टोपस के बारे में पता चलता है और उस ऑफिशियल साइट में लिखा हुआ होता है कि आपको पर डीमन को मारने पर 3000 रुपीज मिलेगा और कोई भी हंटर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं फाइट करने के लिए और यह इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक वैलिड रहेगा। फिर फैंग अपने मन में सोचता है, 10 किलोमीटर दूर ऑफिस पार्क अच्छा है, वे सभी ई क्लास डीमंस, तुम प्रत्येक डीमन से 3000 युआन कमा सकते हैं और डीमन स्लेयर की क्षमता से लड़ना बहुत आसान होना चाहिए। लेकिन डीमन स्लेयर के रूप में डीमंस को मारना एक टाइम बॉम्ब की तरह है, यह हमेशा एक पैरासाइट्स की तरह मेरे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसकी उचित उपयोग नहीं करूंगा तो यह मेरे शरीर पर कब्जा कर लेगा और इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। मुझे अब इसकी परवाह नहीं है, चलो कुछ पैसे कमाएं और अपने फैमिली को सपोर्ट करें। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ सोल्जर्स को दिखाते हुए जो उस जगह को घेरे हुए खड़े होते हैं जहां पर डीमन ब्लेड और डीमन स्लेयर ने फाइट किया था। और फिर वहां कुछ रिसर्चर्स को दिखाया जाता है जो उस जगह की तहकीकात कर रहे होते हैं और उन रिसर्चर्स के बॉस को दिखाया जाता है जो ब्लैक कोट और छाता को पकड़े हुए खड़ा होता है और वह अपने रिसर्चर टीम मेंबर में से एक आदमी से पूछता है, क्या तुमने आस पड़ोस के कैमरे की जाँच की? फिर वह आदमी बोलता है, जब डीमन ब्लेड दिखाई दिया तो पड़ोस के कैमरे डैमेज हो गए और कोई सुराग नहीं बचा। फिर वह बॉस बोलता है, जाओ गवाह इकट्ठा करो और सुराग की जांच करो, हमें पता लगाना चाहिए कि डीमन ब्लेड को किसने मारा। फिर वह आदमी निराश होकर यस बोलते हुए वहां से चला जाता है। फिर वह बॉस अपना मन में सोचता है, एक साधारण शिकारी डी क्लास डीमन ब्लेड को नहीं मार सकता है और फाइट के सीन के निशान से बहुत संभव है कि दूसरा पक्ष वो भी एक डीमन है। फिर सीन शिफ्ट होता है फैंग को दिखाते हुए जो उस ऑफिस पार्क में पहुंच चुका था उस डीमन ऑक्टोपस को मारने के लिए जो एक टूटा फूटा हुआ इलाका में था। और फिर फैंग अपना मन में सोचता है, अनएक्सपेक्टेडली वो प्लेस जहां ऑफिस वर्कर्स काम करते थे अब वो ऐसा हो गया है। और इस जगह के बारे में वो सोचते सोचते आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके पीछे डीमन ऑक्टोपस के हाथ को दिखाया जाता है। फिर फैंग वहां पर कुछ शिकारियों की डेड बॉडीज को देखता है और सोचता है यह किसी शिकारियों का शव है और ऐसा भी नहीं लगता है कि इसके मरे हुए ज्यादा समय हुआ है। और फिर डेड बॉडीज के पहाड़ को दिखाया जाता है जिसे देखकर फैंग बोलता है, चेस्ट की कैविटी में खोखला घाव है जो इंटरनल ऑर्गन्स को डीमंस द्वारा खाया गया है। और फिर फैंग पीछे की ओर मुड़ता है और वह देखता है कि ई क्लास डीमन ऑक्टोपस उसके पीछे हथियार लिए हुए खड़े होते हैं। और फिर उसे देखकर फैंग अपना मन में सोचता है, आखिरकार वे अपीयर्ड हो गए ई क्लास ऑक्टोपस डीमंस। ह्यूमंस बॉडीज पर इस प्रकार के पैरासाइट्स डीमन से निपटना काफी कठिन है। और फिर वह डीमन ऑक्टोपस फैंग के ऊपर हमला कर देता है पर फैंग उस जगह से कूदकर कुछ दूर पीछे हट जाता है और बोलता है, डीमन स्लेयर एबिलिटी से मर्ज के बाद यहाँ तक कि उसके मानव रूप में भी मैं आसानी से अपने शरीर को संचालित कर सकता हूँ और मैं अपनी डिमोनिक पावर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर वह सारे डीमन ऑक्टोपस फिर से फैंग को मारने के लिए दौड़ते हुए आ रहे थे और तभी फैंग के अंदर से आवाज आता है जो बोलता है, एनिमी के हमले को डिटेक्ट कर लिया गया, ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हैंड स्वॉर्ड एबिलिटी। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। और फिर फैंग के दोनों हाथों पर तलवार निकल आता है और वह हैरानी से बोलता है, ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड, यह एक एआई प्रोग्राम की तरह है। और फिर वह एक डीमन ऑक्टोपस के ऊपर हमला करता है और बोलता है, चलो टेस्ट करके देखते हैं तलवार मानव रूप में कितनी शक्तिशाली है। और फिर वह एक एक करके सभी डीमन ऑक्टोपस को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और फिर जब वह कुछ डीमन ऑक्टोपस को मार देता है तो बोलता है, ऑक्टोपस डीमन से लूटने का कोई क्षमता नहीं है, ऐसा लगता है ई क्लास के डीमंस को मारने से कोई लाभ नहीं है। और फिर वह देखता है कि बहुत सारे ऑक्टोपस डीमन उसे घेरे हुए खड़े होते हैं। फिर वह उन सभी डीमंस के बीच में खड़े हुए अपने आप से बोल रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे 3 ऑक्टोपस डीमंस सिर्फ चाह रहे थे मुझे पकड़ने के लिए और ये सभी ऑक्टोपस तो एंडलेस है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं।
और फिर से वह सभी ऑक्टोपस डीमन को अपने हैंड स्वॉर्ड की मदद से काटने शुरू कर देता है। और फैंग गुस्से से बोलता, उनमें से अभी भी बहुत सारे डीमंस जिंदा है। मुझे डर है कि मैंने ऑक्टोपस डीमंस के घोंसले पर हमला कर दिया है और मैं शांत नहीं रह सकता हूँ क्योंकि ई क्लास में हूँ। अगर मैं आखिरकार एक डीमन स्लेयर में नहीं बदल जाता तो मुझे आसानी से घेर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। और फिर बहुत सारे डीमन ऑक्टोपस एक साथ फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तो फैंग उनसे बचने के लिए उस ऑक्टोपस के घोंसले से दौड़ते हुए बाहर निकल रहा होता है। और तभी कुछ डीमन ऑक्टोपस के हाथ जमीन से बाहर निकलकर उसके दोनों पैरों को पकड़ लेता है। और फिर हमें एक बहुत बड़ा जाइंट ऑक्टोपस डीमन को दिखाया जाता है जो डी क्लास का वाइज ऑक्टोपस होता है। और वह हंसते हुए बोलता है, चलो देखे जरा तुम में से कौन ट्रैप में फंसा है। ओह डैम इट, यह तो सिर्फ एक छोटा सा झींगा है, यह मेरे दांतों के बीच फिट होने के लिए इनफ नहीं है। फिर फैंग सोचता है, यह एक डी क्लास का डीमन है लेकिन इसकी ऑरा ब्लेड से भी ज्यादा मजबूत है। फिर वह जाइंट ऑक्टोपस सभी छोटे डीमन ऑक्टोपस को आदेश देता है, मेरे खाने के लिए उसके छोटे टुकड़े टुकड़े कर दो। और फिर सभी ऑक्टोपस उसके शरीर को टुकड़े करने के लिए खींचने लगते हैं, तो फैंग बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे जिंदा खा जाएंगे। और फिर फैंग के शरीर से वही आवाज आने लगता है जो बोल रहा होता है, किल द एनिमी, किल द एनिमी। और फिर एक रेड कलर का जोरदार लाइटनिंग होता है और फिर आवाज आता है, डीमन स्लेयर फॉर्म एक्टिवेटेड हो गया है। फिर फैंग गुस्से से उन डीमन ऑक्टोपस को बोलता है, मुझे डीमन स्लेयर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तुम लोगों ने फोर्स किया है, तो तब तुम्हें मारे जाने का तीव्र दर्द भी महसूस होना चाहिए। और फिर वो एक एक करके सभी डीमन ऑक्टोपस को पूरी तेजी से मारने लगता है। तो तभी वो ऑक्टोपस डीमन का लीडर बोलता है, एक इंसान जो डीमन बन सकता है, यह तो इंटरेस्टिंग बात है। फिर फैंग बोलता है, मैंने सोचा कि पैसे कमाने के लिए कुछ सामान्य ई क्लास डीमन से लड़ सकता हूँ, पर मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस साधारण इच्छा को पूरी कर सकूंगा। फिर वो ऑक्टोपस डीमन का लीडर हंसते हुए बोलता है, तुमको एक डीमन का शरीर मिला है लेकिन तुम नहीं जानते कि यह क्या है, वह शरीर जहाँ चींटी रहती है, यह तो काफी फनी बात है। फिर फैंग बोलता है, तुम्हारे जैसे डीमन जो सोचते हैं कि वो दुनिया से ऊपर हैं, यह तुम कैसे सोच सकते हो, और तुम जैसे डीमंस कैसे समझ सकते हैं कि इंसान के लिए जीवित रहना कितना कठिन है। और यह बोलकर फैंग उस लीडर के ऊपर अपने हैंड स्वॉर्ड से हमला कर देता है, पर वह लीडर उस हमले को अपनी लकड़ी से रोक लेता है। बट वो हमला इतना तेज होता है कि वो ऑक्टोपस डीमन लीडर उस हमले के प्रेशर से कुछ दूर पीछे चला जाता है। फिर वह बोलता है, इतना खराब भी नहीं था, तुम वास्तव में कुछ तरकीबें जानते हो। फिर वह ऑक्टोपस डीमन अपने टेंटिकल्स को फैंग की ओर बढ़ाते हुए बोलता है, बहुत बुरा, तुम बहुत धीमे हो। और वो अपने टेंटिकल्स से फैंग को पकड़ लेता है, और मैं उन डबल स्वॉर्ड को नष्ट कर दूंगा जिन पर तुम्हें बहुत गर्व है, और फिर मैं देखूंगा कि तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या उपयोग करते हो। फिर फैंग बोलता है, धत तेरी की, हैंड स्वॉर्ड के नष्ट हो जाने के बाद इसे थोड़ा समय के लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और कमजोर लोग ही तबाह होने के लायक है, और यह एक खूनी हकीकत है। और फिर वह ऑक्टोपस डीमन उसे पूरा दूर फेंक देता है। फिर फैंग खड़े होते हुए बोलता है, यह बुद्धिमान ऑक्टोपस मेरे द्वारा पहले लड़े गए डीमन ब्लेड से भी अधिक सतर्क है, और आमने सामने की तुलना में यह मिड रेंज में अच्छा है, पर मुझे इसकी कमजोरियां ढूंढनी होगी इसे मारने के लिए। फिर वह ऑक्टोपस लीडर बोलता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो, और वह अहंकार कहाँ गया तुम्हारा। और यह बोलकर वो ऑक्टोपस अपने डंडे से फैंग के ऊपर हमला कर देता है। फिर फैंग उसकी आंखों में देखते हुए सोचता है, इसकी आंखें कोमल है और यह इसका वीक पॉइंट भी होना चाहिए। फिर फैंग नीचे धूल की तरफ देखते हुए सोचता और बोलता है, इसकी आंखों में धूल फेंकना लड़ाई का एक प्रभावी साधन है, और यह अक्सर एक अच्छा सरप्राइज अटैक हो सकता है, बट यह बहुत चमकीला नहीं है, लेकिन यह एक इंटेलिजेंट ऑक्टोपस के अगेंस्ट काम कर सकता है। और यह बोलकर वो अपने पैरों से धूल को उस डीमन ऑक्टोपस के आंखों पर फेंक देता, और वह ऑक्टोपस चिल्लाते हुए बोलता है, यू बास्टर्ड, ये तुमने क्या किया। फिर फैंग बोलता है, तुम्हारे जैसे डीमन के अगेंस्ट मुझे किसी भी तरह से व्यवहार करना चाहिए। फिर वह ऑक्टोपस बोलता है, यह बहुत दुखदायक है, मुझे इस घिनौने शरीर से छुटकारा पाना ही होगा। फिर फैंग सोचता है वो अपने सर को अपने शरीर से कैसे अलग कर सकता है। और फिर फैंग एक भाले को अपने हाथ में लेते हुए उस डीमन ऑक्टोपस से बोलता है, भागने की कोशिश मत करो। और यह बोलकर फैंग उस भाले को उस ऑक्टोपस के सिर में घुसा देता है, और वह डीमन ऑक्टोपस अपना मन में सोचता है, लकीली मेरा ब्रेन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, मुझे इसकी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए मृत्यु की भूमिका निभानी होगी, और यह मूर्ख इंसान मेरे मारे जाने का इंतजार कर रहा है। फिर फैंग के अंदर से वही आवाज सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, अपने बचाव को निराश ना करे, यहाँ तक कि गिरे हुए शत्रु के साथ भी नहीं, इसे उचित तरीके से निपटाया जाना चाहिए।
और फिर फैंग अपने हैंड स्वॉर्ड की मदद से वो डीमन ऑक्टोपस का ब्रेन को काट देता है और वो डीमन ऑक्टोपस का लीडर वहीं पर मर जाता है। और फिर फैंग के बॉडी से वही आवाज आता है जो बोल रहा होता है, तुमने वाइज ऑक्टोपस को मार डाला और तुमने ओपोनेंट की एबिलिटी टेंटिकल लूट लिया है। और फिर फैंग उस डीमन ऑक्टोपस की एबिलिटी को देखते हुए सोचता है कैसा अजीब एबिलिटी है, लेकिन इसका उपयोग दुश्मनों से लड़ने के लिए या विस्तारित होने पर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए रस्सी के रूप में किया जा सकता है। और फिर से उसके शरीर से वही आवाज आता है जो बोल रहा होता है, उस ऑक्टोपस को मारने के बाद तुम्हारी इच्छा खत्म हो गई है, मानव रूप में फिर से तुम बदल रहे हो। फिर डीमन स्लेयर फॉर्म उसके शरीर से डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर फैंग सोचता है मेरा शरीर दुख रहा है। डीमन स्लेयर ने इस बार शरीर को सेल्फ हीलिंग एबिलिटी को ट्रिगर नहीं किया, पर वास्तव में जीतना उस डीमन से आसान नहीं था और सौभाग्य से मैंने एक डी क्लास इंटेलिजेंट डीमन ऑक्टोपस को मार डाला और इस मॉन्स्टर का मूल्य एक सामान्य ऑक्टोपस डीमन से कहीं अधिक होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।